हेलो बच्चों, अनंत ज्ञान भाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 11 चैप्टर 6 पॉलिटिकल साइंस की न्यायपालिका के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के विभिन्न तरीके कौन कौन से हैं? निम्नलिखित में से जो बेमेल हो उसे छांटे। क है, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ली जाती है। ख है, न्यायाधीशों को अमूमन अवकाश प्राप्ति की आयु से पहले नहीं हटाया जाता। ग है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का तबादला दूसरे उच्च न्यायालय में नहीं किया जा सकता। घ है, न्यायाधीशों की नियुक्ति में संसद की दखल नहीं है। तो इसका सही उत्तर है, इसमें बेमेल कथन है वो ग है, जिसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का तबादला दूसरे उच्च न्यायालय में नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि न्यायपालिका किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है? अपना उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता से आशय यह बिल्कुल नहीं है कि न्यायपालिका किसी के प्रति जवाबदेह न हो। न्यायपालिका भी संविधान का ही एक भाग है, वह संविधान के ऊपर नहीं है। न्यायपालिका भी संविधान के अनुसार ही कार्य करेगी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि न्यायपालिका बिना किसी अनावश्यक हस्तक्षेप के अपना कार्य करे व इसके निर्णयों को सम्मान पूर्वक स्वीकार किया जाए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ यह भी है कि न्यायाधीश अपनी नियुक्ति के लिए, सेवा काल के लिए, सेवा शर्त व सेवा सुविधाओं के लिए कार्यपालिका व विधायिका पर निर्भर न हो। न्यायाधीश को हटाने का एक तरीका भी पक्षपात रहित होना चाहिए। भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है तथा उसे यह सम्मानजनक स्थान प्राप्त है। प्रश्न नंबर 3 है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान के विभिन्न प्रावधान कौन कौन से हैं? उत्तर है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान में निम्नलिखित प्रावधान है। पहला है, न्यायाधीशों की नियुक्ति में संसद व विधानसभाओं की कोई भूमिका नहीं है। दूसरा है, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निश्चित योग्यताएं व अनुभव दिए गए हैं। तीसरा है, न्यायपालिका अपने वेतन, भत्तों व अन्य आर्थिक सुविधाओं के लिए कार्यपालिका अथवा संसद पर निर्भर नहीं है। उनके खर्चे से संबंधित बिल पर बहस व मतदान नहीं होता। चौथा है, न्यायाधीशों का सेवा काल लंबा व सुनिश्चित होता है, यद्यपि कुछ परिस्थितियों में इनको हटाया भी जा सकता है, परंतु महाभियोग की प्रक्रिया काफी लंबी व मुश्किल होती है। पांचवा है, न्यायाधीशों के कार्य व निर्णयों के आधार पर उनकी व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती। छठा है, जो न्यायालय की व इसके निर्णयों की अवमानना करते हैं, न्यायालय उन्हें दंडित कर सकता है। सातवां है, न्यायालय के निर्णय बाध्यकारी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दी गई समाचार रिपोर्ट पढ़ें और उनमें निम्नलिखित पहलुओं की पहचान करें। क है, मामला किस बारे में है? ख है, इस मामले में लाभार्थी कौन है? और ग है, इस मामले में फरियादी कौन है? घ है, सोचकर बताएं कि कंपनी की तरफ से कौन कौन से तर्क दिए जाएंगे। अड़ है, किसानों की तरफ से कौन कौन से तर्क दिए जाएंगे। तो इसमें समाचार रिपोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने रिलायंस से दहानू के किसानों को 300 करोड़ रुपए देने को कहा। यह निजी कारपोरेट ब्यूरो 24 मार्च 2005 को जारी की गई सूचना थी, जिसमें कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने रिलायंस एनर्जी से मुंबई के बाहरी इलाके दहानू में चिक्कू फल उगाने वाले किसानों को 300 करोड़ रुपए देने के लिए कहा। तो ये प्रश्न का है, ये सारा आप पढ़ लेना। इसका उत्तर मैं बता देती हूँ। क है, मामला दहानू मुंबई क्षेत्र के चीकू पैदा करने वाले उन किसानों को मुआवजा देने के बारे में है जिनका थर्मल पावर प्लांट के नुकसानदायक रिसाव के कारण भारी नुकसान हुआ है। ख है, इस मामले में दहानू क्षेत्र के चीकू उत्पादन करने वाले किसान लाभान्वित हुए हैं। ग का उत्तर है, इस मामले में दहानू क्षेत्र के चीकू उत्पादन करने वाले किसान फरियादी हैं। घ है, रिलायंस कंपनी ने न्यायालय में तर्क दिया कि थर्मल पावर प्लांट के नुकसानदायक रिसाव को नियंत्रित करने के लिए एक प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। अड़ है, किसानों ने पर्यावरणविदों के सहयोग से कहा था कि ऊर्जा संयंत्र से निकलने वाली राख से भूमिगत जल प्रभावित हुआ है। प्रश्न नंबर 5 है,
नीचे की समाचार रिपोर्ट पढ़ें और चिन्हित करें कि रिपोर्ट में किस किस स्तर की सरकार सक्रिय दिखाई देती है। रिपोर्ट पढ़कर पहले का क है सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका की निशानदेही करें। ख है कार्यपालिका और न्यायपालिका के कामकाज की कौन सी बातें आप इसमें पहचान सकते हैं। ग है इस प्रकरण से संबंध नीतिगत मुद्दे, कानून बनाने से संबंधित बातें, क्रियान्वयन तथा कानून की व्याख्या से जुड़ी बातों की पहचान करें। इसमें है सीएनजी मुद्दे पर केंद्र और दिल्ली सरकार एक साथ। तो ये रिपोर्ट आप पढ़ लेना, इसका उत्तर मैं बता देती हूँ। इस केस में केंद्रीय सरकार और दिल्ली की राज्य सरकार सक्रिय दिखाई देती है। यातायात के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निश्चित मापदंडों के आधार पर केस को तय करने में सर्वोच्च न्यायालय की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ख का उत्तर होगा कार्यपालिका प्रदूषण नियंत्रण की नीति तय करेगी तथा न्यायपालिका यह तय करेगी कि कार्यपालिका की नीति का कितना उल्लंघन हुआ है। ग है इस प्रकरण में राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय यह है कि दिल्ली में सीएनजी के प्रयोग की बसें चलेंगी। इस पर दिल्ली सरकार कानून बनाएगी। नीति व कानून के निर्माण के संबंध में यह निर्णय लिया जाएगा कि ऐसा करते समय पर्यावरण प्रदूषण से सुरक्षा को मुख्य रूप से ध्यान में रखा जाए। प्रश्न नंबर 6 है देश के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति की भूमिका को आप किस रूप में देखते हैं। एक काल्पनिक स्थिति का ब्यौरा दें और छात्रों से उसे उदाहरण के रूप में लागू करने को कहें। इसका उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति यह नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। साधारणतया सर्वोच्च न्यायालय में सर्वाधिक वरिष्ठ न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, परंतु अनेक अवसर ऐसे आए हैं जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में वरिष्ठता के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति अपनी कोई विशेष भूमिका नहीं है। प्रश्न नंबर 7 है निम्नलिखित कथन इक्वाडोर के बारे में इस उदाहरण में और भारत की न्यायपालिका के बीच आप क्या समानता अथवा असमानता पाते हैं। सामान्य कानूनों की कोई संहिता अथवा पहले सुनाया गया कोई न्यायिक फैसला मौजूद हो तो पत्रकार के अधिकारों को स्पष्ट करने में मदद मिलती है। दुर्भाग्य से इक्वाडोर की अदालत इस रीति से काम नहीं करती। पिछले मामलों में उच्चतर अदालत के न्यायाधीशों ने जो फैसले दिए उनमें कोई न्यायाधीश उदाहरण के रूप में मानने के लिए बाध्य नहीं है। और संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत इक्वाडोर अमेरिका में किसी और देश में जिस न्यायाधीश के सामने अपील की गई है उसे अपना फैसला और उसको कानूनी आधार लिखित रूप में नहीं देना होता। कोई न्यायाधीश आज एक मामले में कोई फैसला सुनाकर कल उसी मामले में दूसरा फैसला दे सकता है और इसमें उसे यह बताने की जरूरत नहीं कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। इसका उत्तर है भारतीय न्याय प्रणाली में किसी विषय पर उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय आगे आने वाले निर्णयों के लिए मार्गदर्शक होते हैं जो बाध्यकारी होते हैं। यह स्थिति इक्वाडोर के उदाहरण से भिन्न है क्योंकि वहां न्यायाधीश उसी विषय पर दिए गए निर्णयों को मानने के लिए बाध्य नहीं होता। भारतीय न्याय व्यवस्था व इक्वाडोर की न्याय व्यवस्था में एक समानता यह है कि भारत व इक्वाडोर में न्यायाधीश नवीन परिस्थिति में अपना प्रथम निर्णय किसी विषय पर बदल सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अमल में लाए जाने वाले विभिन्न क्षेत्राधिकार मसलन मूल, अपील और परामर्शकारी से इसका मिलान कीजिए। क्या सरकार जानना चाहती थी कि क्या यह पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के निवासियों की नागरिकता के संबंध में कानून पारित कर सकती है। ख है कावेरी नदी के जल विवाद के समाधान के लिए तमिलनाडु सरकार अदालत की शरण लेना चाहती है। ग है बांध स्थल से हटाए जाने के विरुद्ध लोगों द्वारा की गई अपील को अदालत ने ठुकरा दिया। इसका उत्तर है पहले का परामर्श संबंधी अधिकार के तहत आता है ये। ख है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और ग है अपीलीय क्षेत्राधिकार। प्रश्न नंबर 9 है जनहित याचिका किस तरह गरीबों की मदद कर सकती है। इसका उत्तर है संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है कि यदि नागरिकों को राज्य के कानूनों द्वारा कोई हानि पहुंचती है तो वे उच्चतम न्यायालय तथा उस न्यायालय में विभिन्न प्रकार की याचिकाएं प्रस्तुत कर सकते हैं। जनहित याचिका का तात्पर्य यह है कि लोक हित के किसी भी मामले में कोई भी व्यक्ति या समूह जिसने व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से सरकार के हाथों में किसी भी प्रकार से हानि उठाई हो, अनुच्छेद 21 तथा 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय की शरण ले सकता है।
उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि गरीब, अपंग तथा सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के मामले में आप जनता का कोई आदमी न्यायालय के समक्ष वाद ला सकता है। न्यायाधीश कृष्णा अय्यर के अनुसार वाद कारण तथा पीड़ित व्यक्ति की संकुचित धारणा का स्थान अब वर्ग कार्यवाही तथा लोकहित में कार्यवाही ने ले लिया है। जनहित याचिका की विशेष बात यह है कि न्यायालय अपने सम्मत तकनीकी तथा कार्यवाही संबंधी नियमों की परवाह किए बिना एक सामान्य पत्र के आधार पर भी कार्यवाही कर सकेगा। जनहित याचिकाओं का महत्व। जनहित याचिकाओं के महत्व को देखते हुए जनता में इसके प्रति काफी रुचि बढ़ी है। जनहित याचिकाओं का महत्व निम्न है। पहला है सामान्य जनता की आसान पहुंच। जनहित याचिकाओं द्वारा आम नागरिक भी व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से न्याय के लिए न्यायालय के दरवाजे खटखटा सकता है। जनहित याचिकाओं के लिए किन्हीं विशेष कानूनी प्रावधानों के चक्कर में उलझना नहीं पड़ता। व्यक्ति सीधे उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में अपना वाद प्रस्तुत कर सकता है। दूसरा है शीघ्र निर्णय। जनहित याचिकाओं पर न्यायालय तुरंत न्यायिक प्रक्रिया को प्रारंभ कर देता है तथा उन पर जल्दी ही सुनवाई होती है। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 तथा 32 की राज्य द्वारा अवज्ञा के मामलों को बहुत ही गंभीरता से लिया है। जनहित याचिकाओं पर तुरंत सुनवाई के कारण बहुत जल्दी निर्णय लिया जाता है। तीसरा है प्रभावी राहत। अधिकांश जनहित याचिकाओं में यह देखने को मिलती है कि इसमें पीड़ित पक्ष को बहुत अधिक राहत हो जाती है तथा प्रतिवादी को सजा देने का भी प्रावधान है। चौथा है कम व्यय। जनहित याचिकाओं में याचिका प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का खर्चा बहुत कम होता है क्योंकि इसमें सामान्य न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना नहीं पड़ता। यदि न्यायालय याचिका को निर्णय को स्वीकार कर लेता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई के कारण निर्णय हो जाता है। इससे पीड़ित पक्ष को कम खर्च में शीघ्र न्याय प्राप्त हो जाता है। प्रश्न नंबर 10, क्या आप मानते हैं कि न्यायिक सक्रियता से न्यायपालिका और कार्यपालिका में विरोध पनप सकता है? क्यों? इसका उत्तर है भारतीय न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है जिसके आधार पर न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित कानूनों तथा कार्यपालिका द्वारा जारी आदेशों की संवैधानिक वैधता की जांच कर सकती है। अगर ये संविधान के विपरीत पाए जाते हैं तो न्यायपालिका उन्हें अवैध घोषित कर सकती है, परंतु न्यायपालिका नीतिगत विषय पर टिप्पणी नहीं कर सकती। विगत कुछ वर्षों में न्यायपालिका ने अपनी इस सीमा को तोड़ा है। वह कार्यपालिका के कार्यों में निरंतर हस्तक्षेप व बाधा कर रही है, जिसे राजनीतिक क्षेत्रों में न्यायिक सक्रियता कहा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्यपालिका व न्यायपालिका में टकराव उत्पन्न हो गया है। प्रश्न नंबर 11, न्यायिक सक्रियता मौलिक अधिकारों की सुरक्षा में किस रूप में जुड़ी है? क्या इससे मौलिक अधिकारों के विशेष क्षेत्र को बढ़ाने में मदद मिली है? इसका उत्तर है न्यायिक सक्रियता मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से पूर्ण रूप से जुड़ी है। इसने मौलिक अधिकारों के विशेष क्षेत्र को काफी विस्तृत कर दिया है। न्यायपालिका ने जीने का अधिकार का अर्थ यह लिया है कि सम्मानपूर्ण जीवन, शुद्ध वायु, शुद्ध पानी तथा शुद्ध वातावरण में जीने का अधिकार। इसलिए न्यायपालिका में पर्यावरण को साफ सुथरा रखने, प्रदूषण को रोकने, नदियों को साफ सुथरा रखे जाने, उद्योगों को आवासीय क्षेत्र से बाहर निकाले जाने, आवासीय क्षेत्रों से दुकानों को हटाए जाने आदि के कितने ही आदेश दिए हैं। इस प्रकार न्यायपालिका ने न्यायिक सक्रियता द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के क्षेत्र को काफी व्यापक बनाया है। इसी के साथ यह क्लास यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली क्लास का इंतजार करते रहिए। तब तक के लिए अलविदा।